दोस्तों आज मैं आपको शरणागत कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी रजब नाम के एक कसाई की है। तो रजब अपना रोज़गार करके ललितपुर वापस लौट रहा था। ललितपुर उसके गांव का नाम है। और रोज़गार करके वापस लौट रहा था मतलब जानवर वगैरह को काट कर अपने गांव वापस जा रहा था। कसाई है ना। अब क्योंकि ये अपना काम करके वापस लौट रहा था तो इसके पास में ना पैसे थे। इसकी बीवी के पास में 200-300 रुपये थे। और 200-300 रुपये एक बड़ी रकम मानी जाती थी पहले ज़माने में। अब रास्ता एकदम उबड़ खाबड़ था, सुनसान पड़ा हुआ था, कोई नहीं था रास्ते में। और ललितपुर जहाँ पर रजब को जाना था वो काफ़ी दूर था। अब दोस्तों रात को इतना लंबा सफ़र तो तय नहीं कर सकता ना। एक तो इनके पास में पैसे हैं, कहीं पर भी लूट मार हो सकती है, पैसे कोई भी छीन सकता है इनसे। और दूसरी बात यह है कि इसकी बीवी की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई है। तो कहीं ना कहीं इसको ठहरना ही पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा। और रजब ने फैसला किया कि वो मतपुरा नाम के गांव में ठहरेगा। अब वैसे तो बैलगाड़ी भी किराए पे ली जा सकती थी, लेकिन बैलगाड़ी का खर्चा बहुत ज़्यादा आता। तो रजब ने उस रात कहीं पर आराम करने का ही फैसला ठीक समझा। वो बैलगाड़ी करके पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। लेकिन अब दिक्कत यह है कि ठहरे तो ठहरे कहाँ पर, क्योंकि वो ठहरा एक नीच जात का इंसान, कसाई है। और अपनी जात को छुपा भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी पत्नी ने नाक और कानों में चांदी की बालियां डाली हुई थीं और पजामा पहनी हुई थी। तो उसकी औरत का पहनावा देखकर साफ पता लग रहा था कि ये लोग नीच जात के हैं। इसके अलावा गांव में बहुत से लोग उसे पहचानते भी थे। और वो उस गांव से जानवरों को लेकर भी जा चुका था। दोस्तों कहानी में ढोर वर्ड यूज़ हुआ है, और ढोर कहते हैं कैटल को। आप जानते ही हैं कि कैटल में गाय भी आती है, भैंस भी आती है, बुल भी आता है। अब एक भैंस तो होती है काम की, दूध भी देती है, बच्चों को भी पैदा करती है, जवान होती है, फर्टाइल होती है। और एक जानवर होता है जो बुढ़ा हो जाता है, दूध देना बंद कर देता है, बच्चे भी पैदा नहीं कर पाता, किसी काम का नहीं रहता। तो दोनों तरह के कैटल रजब ने इस गांव से ख़रीद रखे थे। बहुत बढ़िया कैटल भी ख़रीदे थे, और ऐसा कैटल भी ख़रीदा था जो किसी काम का नहीं है। तो वो चाह कर भी ना अपनी जात को छुपा नहीं सकता था, क्योंकि बहुत सारे लोग उस गांव में उसको जानते थे। और उसकी औरत का जो पहनावा था उसको देखकर साफ पता लग रहा था कि ये नीच जात के मुसलमान हैं। अब रजब जिन लोगों से व्यापार करता था, जिनसे जानवर ख़रीदता था, उन लोगों के पास में गया, उनसे जाकर पूछा कि मुझे रात भर रुकने के लिए ठिकाना चाहिए। लेकिन कोई भी रजब को ठिकाना देने के लिए मंजूर ना हुआ। इन सभी लोगों ने अपने अपने ढोर यानी कैटल को चुपचाप रजब को बेचा हुआ था। अब अगर यही लोग रजब को अपने घर में ठिकाना दे दें तो तरह तरह की बातें फैलेंगी। तो इसीलिए सबने इनकार कर दिया, मना कर दिया कि भैया हमारे घर में कोई जगह नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। भाई लोग बातें बनाते ना कि तुमने कैसे कसाई को ठहरने दिया अपने घर में, क्या चक्कर है, क्या लिंक है तुम्हारा जो तुमने इसे ठहरने दिया। और इन लोगों ने चोरी चुप के जानवर बेचे थे रजब कसाई को। तो ये नहीं चाहते थे कि इनकी चोरी पकड़ी जाए, किसी तरह की कोई बात फैले। तो सभी लोगों ने मना कर दिया उसको। अब दोस्तों गांव में गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी सी ज़मीन थी उसके पास में, जिसको किसान जोता करते थे, किसानों को दे रखी थी। और किसान बदले में ठाकुर को किराया देते थे। ठाकुर के पास में ना तो हल था ना बैल था। बताना चाह रहे हैं कि ठाकुर गरीब है। तो किसान ही उसके खेतों को जोता करते थे। और ठाकुर उन किसानों से एडवांस में 2-3 साल का पैसा ले लेता था। और ठाकुर को किसानों से पैसा वसूलने में कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। मतलब यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ठाकुर साहब ना थोड़ा दादागिरी वाले हैं, थोड़ी दादागिरी चलती है इनकी। और ये 2-3 साल का पैसा एडवांस में ले लेते थे किसानों से। इनका छोटा सा मकान था, लेकिन ठाकुर के छोटे से मकान को भी गांव वाले किला कहते थे। और ठाकुर को डर के मारे राजा कहते थे। मैंने आपको बताया ना कि ठाकुर की थोड़ी बदमाशी चलती है, दादागिरी चलती है। तो गांव वाले उसको खुश करने के लिए उससे डर के उसके छोटे से मकान को किला कहते थे और ठाकुर को राजा कहते थे। अब परेशान रजब ठाकुर के पास में पहुंचा अपनी बीवी के साथ। उसकी बीवी को बुखार हो रहा था, बीमार थी बेचारी। ठाकुर घर के दरवाजे के पास में ही, घर की स्टार्टिंग में ही हुक्का पी रहा था। रजब ने घर के बाहर से ही सलाम करके कहा, दाऊ जी एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है आपसे। ठाकुर ने पूछा क्या। रजब बोला, मैं दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, मेरी औरत को ज़ोर से बुखार आ गया है। जाड़े में ठंड में यूँ बाहर रहने से न जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात भर के लिए कहीं पर थोड़ी सी जगह दे दी जाए। ठाकुर ने पूछा, कौन लोग हो। रजब ने सीधा जवाब दिया, हूँ तो मैं कसाई। कसाई सुनकर ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में गुस्सा छा गया। उसने कहा, जानता है ये किसका घर है, यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे करी तूने। रजब ने आशा भरी आवाज में होपफुली कहा, ये राजा का घर है, राजा का घर है, इसलिए शरण लेने आया हूँ, शेल्टर लेने आया हूँ। दोस्तों रजब को ना शब्दों के साथ में खेलना आता है, बहुत अच्छी बातें बनाता है वो। तो कहता है कि आप
आपका घर राजा का है और मैं राजा के घर में शरण लेने के लिए आया हूँ, शेल्टर लेने के लिए आया हूँ। ये सुन के ठाकुर की आंखों से गुस्सा गायब हो गया। ज़रा नरमी से बोला, किसी ने तुम्हें बसेरा नहीं दिया, शेल्टर नहीं दिया? नहीं महाराज, बहुत कोशिश करी। मैं कसाई हूँ ना, मेरा जो धंधा है वो बहुत गंदा है, तो इस गंदे पेशे की वजह से किसी ने भी मुझे जगह नहीं दी ठहरने के लिए। इतना कहकर रजब दरवाजे के बाहर ही एक कोने में चिपट कर बैठ गया। पीछे उसकी पत्नी भी कांप रही थी और उसकी जो पत्नी थी वो भी गठरी की तरह सिकुड़ कर सिमट कर बैठ गई, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब है, ठंड बहुत लग रही है। ठाकुर ने कहा, तुम्हारे पास तुम्हारी चिलम है? दोस्तों, चिलम इस तरह की होती है, इसके ऊपर तंबाकू डालकर इसको पिया जाता है सिगरेट की तरह। पहले ज़माने में लोग बहुत पिया करते थे, आज भी गांव वगैरह में आप जाओगे तो लोग पीते हुए मिलेंगे आपको। तो ठाकुर ने कहा, तुम्हारे पास तुम्हारी चिलम है? रजब ने जवाब दिया, हाँ सरकार। ठाकुर ने कहा, ठीक है, तो फिर अंदर आ जाओ और तंबाकू अपनी चिलम से पी लो। अपनी औरत को भी ले आओ अंदर, और घर का ये जो बाहर वाला एरिया है ना, दोस्तों घर में घुसते ही जो एरिया होता है उसे पौर कहते हैं। तो ठाकुर कहता है कि पौर में ही कहीं एक कोने में पड़े रहना, यहीं बाहर कहीं कोने में पड़े रहना। जब वो दोनों अंदर आए घर में तो ठाकुर ने पूछा कि तुम दोनों यहाँ से कब जाओगे? अभी अंदर आई हैं कि ठाकुर ने पूछ लिया कि तुम जाओगे कब यहाँ से? रजब ने जवाब दिया कि अंधेरे में ही चला जाऊंगा महाराज, खाने के लिए रोटियां बांध के लेकर आया हूँ, इसलिए पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अंधेरे में ही चला जाऊंगा इसका मतलब ये है कि रजब सुबह सुबह चला जाएगा, सूरज नहीं निकलेगा, रोशनी नहीं होगी, सुबह ही सुबह चला जाएगा, तो जल्दी ही चला जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अंधेरा होगा, उसे कोई देख नहीं पाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा कि वो ठाकुर के यहाँ पे रुका था। और ये भी कहता है कि कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने साथ में रोटियां लेकर आया हूँ। ठाकुर ने उससे उसका नाम पूछा, उसने रजब बताया। थोड़ी देर के बाद ठाकुर ने रजब से पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? रजब ने बताया कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। फिर ठाकुर ने पूछा कि वहाँ क्या करने गए थे? रजब ने कहा कि मैं रोज़गार के लिए गया था, काम धंधे के लिए गया था वहाँ पे। काम तो तुम्हारा बहुत ख़राब है। क्या करूँ, पेट के लिए करना ही पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो काम तय किया है उसको वो करना ही पड़ता है। ठाकुर ने हिचकते हुए पूछा, कितना नफ़ा हुआ, क्या पैसा कमाया? रजब ने भी हिचकते हुए जवाब दिया, महाराज पेट के लायक कुछ मिल गया है, यूं ही। रजब ने बताया नहीं कि उसने कितना पैसा कमाया, और ठाकुर ने भी कमाई जानने की जिद नहीं करी। उसके बाद में ठाकुर ने नहीं पूछा। रजब थोड़ी देर के बाद में बोला, बहुत जल्दी ही सुबह सुबह उठकर चला जाऊंगा, तब तक घरवाली की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। अब देर रात को ठाकुर के घर पे पहुंचे कुछ लोग और इशारे से ठाकुर को बाहर बुलाया। ठाकुर साहब एक फटी हुई रज़ाई ओढ़कर बाहर आए, तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है ठाकुर साहब की फाइनेंशियल कंडीशन, फटी हुई रज़ाई ओढ़कर आए वो बाहर। जो लोग ठाकुर के घर के बाहर आए थे उनमें से एक ने धीरे से कहा, दाऊ जी, आज तो खाली हाथ ही लौटे हैं, अब तो कल शाम को ही हड़पेंगे पैसा। ठाकुर ने कहा, पैसों की ज़रूरत तो आज थी, खैर कोई बात नहीं, कल देखा जाएगा। वैसे तुमने कोई योजना बनाई है, किसी को ढूंढा है क्या, जो तुम कह रहे हो कि कल शाम को देखेंगे, कुछ जुगाड़ कर रखा है कल शाम का? एक आदमी ने कहा, एक कसाई रुपया बांध के इसी ओर आया है, परंतु हमें पहुंचने में ज़रा सी देर हो गई और वो कसाई खिसक गया, गायब हो गया। कल देखेंगे उस कसाई को, ज़रा जल्दी देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? रजब कसाई की बात हो रही है। तो ये जो लुटेरे हैं ना, ये ठाकुर के आदमी हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता लग रहा है कि ठाकुर लूटपाट का काम करता है, और ये कसाई के पीछे पीछे आए थे भागे हुए पैसे लूटने के लिए, लेकिन लेट हो गए और कसाई गायब हो गया। तो यहाँ हमें पता लग गया कि ये लुटेरे कसाई के पीछे लगे हुए हैं और अब ये कल देखेंगे इसको, कसाई को। अब ठाकुर ने नफ़रत भरी आवाज़ में कहा, कसाई का पैसा न छुएंगे। क्यों? ठाकुर ने जवाब दिया, बुरी कमाई। अरे पर उसके रुपयों पर कसाई थोड़ी ही लिखा है। ठाकुर ने कहा, मेरा मन नहीं मानता, कसाई अशुद्ध हैं, नीच हैं। ठाकुर ने ज़्यादा बहस नहीं करी, उसने कुछ सोचा और घर के बाहर से ही उन लोगों को टाल दिया। घर के अंदर आया तो देखा कि कसाई सो रहा था, उसकी पत्नी भी सो रही थी, और फिर ठाकुर भी सो गया। अब सुबह तो हो गई, लेकिन रजब सुबह सुबह नहीं जा सका।
उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था, लेकिन उसकी पत्नी का पूरा शरीर दुख रहा था और वो एक कदम भी नहीं चल सकती थी। जब ठाकुर ने देखा कि रजब और उसकी पत्नी घर से नहीं गए तो वो खूब गुस्सा हो गया और रजब से बोला कि मैंने बहुत सारे मेहमानों को बुला रखा है घर पे। थोड़ी देर में गांव के सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे और तरह तरह की बकवास करेंगे। तुम इसी वक्त यहाँ से बाहर जाओ। रजब ने बहुत विनती करी, बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन ठाकुर ने एक न सुनी। हालांकि ठाकुर का रौब है और उसके दबदबे को पूरा गांव मानता था, लेकिन लोग क्या कहेंगे उसका असर ठाकुर के मन पर भी था। कहने का मतलब यह है कि ठाकुर एक दबंग इंसान है, लेकिन उसे भी इस बात की चिंता रहती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग उल्टी सीधी बातें न बनाएं। अब रजब अपनी पत्नी के साथ गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और अपने मन ही मन सभी हिंदुओं को बुरा भला कहने लगा, हिंदुओं को कोसने लगा। रजब को उम्मीद थी कि उसकी पत्नी की तबीयत 1 या 1.5 घंटे में ठीक हो जाएगी और वो पैदल चल सकेगी, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हुई तो फिर आखिरकार रजब ने फैसला किया कि वो गाड़ी किराए पे लेगा। काफ़ी कोशिशों के बाद में एक छोटी जाति का इंसान ललितपुर जाने के लिए तैयार हुआ और उसने बहुत ज़्यादा किराया मांगा था। दोस्तों, अब दोपहर का टाइम हो गया था और उसकी पत्नी को दोबारा से तेज़ बुखार आ गया। वो ठंड से बुरी तरह से काँप रही थी, इतनी काँप रही थी कि रजब की हिम्मत ही नहीं हुई कि उसे इस हालत में ट्रैवल करा सके, यहाँ से लेके जा सके। देखो, गाड़ी में बैठेगी, गाड़ी चलेगी तो ज़्यादा ठंडी हवा लगेगी ना। तो इसी डर की वजह से रजब ने तब तक के लिए यात्रा को कैंसिल कर दिया, यात्रा को रोक दिया, जब तक उस बेचारी की कम से कम कपकपाहट रुक ना जाए, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक ना हो जाए। तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी, कपकपाहट रुक जाएगी, उसके बाद में चलेगा। घंटा 1.5 घंटे के बाद में उसकी कपकपाहट रुक गई, लेकिन उसको बुखार बहुत तेज़ हो गया था। रजब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया और गाड़ी वाले से जल्दी चलने को कहा। गाड़ी वाला बोला, अरे पूरा दिन तो तुम लोगों ने यहीं पर ही लगा दिया, सारा टाइम वेस्ट करके कहते हो कि जल्दी चलो। वाह। रजब ने मीठे अंदाज में उसे दोबारा जल्दी चलने को कहा। देखो, मैंने आपको बताया था कि रजब को बातें बनाना बहुत अच्छी तरह से आती हैं, तो मीठे अंदाज में कहा कि चल लेना यार। गाड़ी वाला बोला कि इतने किराए में काम नहीं चल सकेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं घर जा रहा हूँ। रजब ने गुस्से में दांत पीसे, बड़ा गुस्सा आया उसको। कुछ देर वो चुप रहा। कहते ना कि गुस्से में कुछ बोलना नहीं चाहिए, तो गुस्सा आ रहा था तो वो चुप रहा और फिर होश में आकर बोला, भाई मुसीबत तो हर किसी के सर पर आती है, इंसान ही इंसान के काम आता है, जानवर तो काम आने से रहा। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। कसाई को दया की बातें करते देख गाड़ी वाले को हंसी आ गई। कहने का मतलब यह है कि कसाई का तो काम ही होता है जानवरों को काटने का, और एक कसाई दया की बातें कर रहा है। अब जब रजब ने देखा कि ये गाड़ी वाला तो चलकर राज़ी नहीं हो रहा, गाड़ी को चला ही नहीं रहा, तो फिर उसने गाड़ी वाले को थोड़े और पैसे दिए। 5-6 मील चलने के बाद में शाम हो गई और पास में कोई गांव भी नहीं था। रजब की गाड़ी धीरे धीरे चले जा रही थी और उसकी पत्नी बुखार से ना बेहोश सी हो गई थी। रजब ने अपनी कमर टटोली और उसके पैसे सुरक्षित बंधे हुए थे। रजब को याद आया कि पत्नी की बुखार की वजह से उसे खर्चा करना पड़ा, गाड़ी करनी पड़ी, और उसे ये भी याद आया कि ये गाड़ी वाला ना जिद कर रहा था चलने के लिए, एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा था, जिसकी वजह से उसे बिना किसी वजह के एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा। पैसे बर्बाद चले गए, उसको गाड़ी वाले को ज़्यादा पैसे देने पड़े। अब ये सारी बातें सोचकर गाड़ी वाले के ऊपर गुस्सा तो बहुत आ रहा था रजब को, लेकिन फिर भी वो शांत रहा। उसके मन में इच्छा नहीं थी गुस्सा करने की। देखो, रजब ना थका हुआ है, सही से रात को सोया भी नहीं, पत्नी की तबीयत भी ख़राब है, गांव भी बहुत दूर है, तो इच्छा ही नहीं हो रही गुस्सा करने की। और दूसरी बात यह है कि अभी ये लोग रास्ते में हैं, ये जानता है कि अगर मैंने इसके ऊपर अभी गुस्सा करा गाड़ी वाले के ऊपर तो बात बिगड़ सकती है। तो उसको गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन उसने गुस्सा नहीं करा। अब रास्ता बहुत लंबा था, तो किसी तरह से ये रास्ता कटे, टाइम निकले, तो रजब ने बातचीत शुरू करी गाड़ी वाले से। रजब ने पूछा कि गाँव तो यहाँ से दूर मिलेगा? दूर ही होगा ना गाँव तो यहाँ से? बहुत दूर, जब गाँव आएगा ना वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ पर ठहरेंगे? किसी के यहाँ भी नहीं। अरे गांव में किसी पेड़ के नीचे ठहर जाएंगे और फिर सुबह ललितपुर चलेंगे। हाँ, और फिर कल को पैसे मांग लेना दोबारा, है ना? अरे कैसी बातें करते हो, कैसे मांग लूँगा पैसे मैं तुमसे? किराया तो मैं ले ही चुका हूँ ना, अब दोबारा कैसे ले लूँगा? जैसे आज मांगा था गाँव में जिद कर कर, आज भी तो किराया तय हो गया था, फिर जिद करी और बढ़ा दिया किराया। बेटा ललितपुर होता ना तो बतला देता। क्या बतला देते? अरे भाई, क्या मुफ्त में गाड़ी में बैठना चाहते थे? क्या बे, पैसे देकर गाड़ी में बैठा हूँ, इसको भी मुफ्त में कहेगा? जानता है मेरा नाम रजब है, रजब।
अगर बीच में गड़बड़ करी ना तो साले यहीं छुरी से काट कर कहीं फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चल दूंगा। दोस्तों, रजब गुस्सा नहीं होना चाहता था, लेकिन बिना किसी वजह से उसका गुस्सा फूट ही पड़ा। अब गाड़ी वाले ने इधर उधर देखा, अंधेरा हो गया था और चारों ओर सुनसान था। वहाँ पे आसपास झाड़ियाँ थीं, ऐसा लग रहा था कि झाड़ियों में से आसपास से अभी कोई निकला। रजब की ये धमकी सुनकर गाड़ी वाले की हड्डी हड्डी कांप गई। ऐसा लग रहा था उसे जैसे मानो उसकी पसलियों को रजब की ठंडी छुरी छू रही हो। जैसे जानवर काटते टाइम कसाई के हाथ में छुरी होती है, जानवर बहुत डरता है, बहुत दहशत होती है उसकी आंखों में, बिल्कुल वैसे ही गाड़ी वाले का हाल हो रहा था। बहुत डर लग रहा था उसको, ऐसा लग रहा था कि इसने छुरी रख रखी है ठंडी ठंडी मेरी पसलियों के ऊपर। गाड़ी वाला चुपचाप बैलों को हाँकने लगा, गाड़ी चलाने लगा। उसने सोचा कि गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके शोर मचा के गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगा और गांव वालों की मदद से इस रजब से अपना पीछा छुड़ाऊंगा। रुपया पैसा भले ही वापस कर दूंगा, लेकिन आगे नहीं जाऊंगा, इसके साथ में नहीं जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि सच में मुझे मार डाले रास्ते में। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि तभी बैल ठिठुर कर खड़े हो गए। रजब ना सामने रास्ते को नहीं देख रहा था, उसे नहीं पता था कि रास्ते पर ऐसा क्या हुआ है कि बैल एकदम से रुक गए। तो इसलिए उसने कड़क कर गाड़ी वाले से कहा, क्यों बे बदमाश, सो गया क्या? दोस्तों, गाड़ी के सामने 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ यानी डंडे लेके खड़े हुए थे। उसमें से एक ने कहा कि खबरदार जो आगे बढ़ा। अब उन लोगों में से एक ने बैल के ऊपर जो जौरी लटकी रहती है ना, देखो इस तरह की होती है, ये बैल को गाड़ी से जोड़ती है, इसके ऊपर डंडा मारा और 2 लोग रजब के दाएं बाएं आ गए, उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार थे। गाड़ी वाला गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हो गया, कहने लगा, मालिक मैं तो गाड़ी वाला हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब जो लाठी वाला बदमाशों का ग्रुप था लुटेरों का, उनमें से एक ने पूछा गरज कर, यहाँ कौन है, मतलब तुम लोग कौन हो? अब गाड़ी वाला तो बेचारा पहले इतना डरपोक था, उसकी और घिघी बन गई, कोई जवाब ही नहीं निकला, उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पाई। रजब ने कमर पर बंधी पैसों की गड्डी को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही विनम्र यानी काइंड आवाज़ में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी हुई है, मुझे जाने दीजिए। अब उन लुटेरों में से एक ने लाठी उठाई रजब के सर पर मारने के लिए। गाड़ी वाला वहां से खिसकना चाहता था, भागना चाहता था कि तभी दूसरे लुटेरे ने उसे पकड़ लिया। अब गाड़ी वाले का मुंह खुला, उसने कहा, महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लिए जा रहा हूँ और गांठ में 3-4 आने पैसे ही हैं। पहले ज़माने में पैसों को गांठ बांध कर रखा जाता था, तो कहने का मतलब यह है कि मेरे पास में तो 3-4 आने ही हैं, मेरे पास में कोई पैसा नहीं है, मामूली इंसान हूँ, मुझे जाने दो। अब उन लुटेरों में से एक ने पूछा, ये कौन है, बतला। गाड़ी वाले ने फौरन जवाब दिया, ललितपुर का एक कसाई। रजब के सर के ऊपर जो लाठी मारने के लिए उठा रखी थी ना एक लुटेरे ने, वो उठी की उठी रह गई, उसने लाठी को मारा नहीं। उस लाठी वाले ने पूछा कि तुम कसाई हो, सच बताओ। रजब ने जल्दी से कहा, हाँ महाराज, बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लाठी वाला लुटेरा और कोई नहीं बल्कि ठाकुर है, आप आवाज़ से समझ गए होंगे, और उसके आदमी हैं ये सारे लोग। वही ठाकुर है जिसके घर पर रजब ने शरण ली थी, रजब ठहरा था उसके घर पे। तो उस लाठी वाले ने अपने एक साथी से कोने में कहा, इसका नाम रजब है, छोड़ो, चलो यहाँ से। देखो, ठाकुर नहीं चाहता कि रजब को लूटा जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन उसके साथ में जो लुटेरे हैं वो चाहते हैं कि रजब कसाई को लूटा जाए। तो ठाकुर का साथी नहीं माना, कहने लगा, अगर ये ऐसे ना माने ना तो इसका खोपड़ा चकनाचूर करो दाऊजी, असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते। अब ठाकुर ने अपने साथी से कहा, इसे तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, ना तो हम इसके हाथ लगाएंगे और ना ही इसके पैसे चुराएंगे। अब ठाकुर का दूसरा साथी बोला कि क्या आप ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक कसाई है? क्या कसाई से डर की वजह से मना कर रहे हैं दाऊजी? आज तो तुम्हारी बुद्धि के ऊपर पत्थर पड़ गए हैं, मैं देखता हूँ इसे। इतना कहकर वो लाठी लेके गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। उस लुटेरे ने लाठी का एक हिस्सा रजब की छाती पर लगाया और तुरंत पैसे निकालने के लिए कहा। अब नीचे ठाकुर खड़ा हुआ था, उसने तेज आवाज में कहा, नीचे उतर आओ, उसे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। अब गाड़ी में चढ़े हुए लाठी वाले ने कहा, बीमार हो तो हो मेरी बला से, मैं कसाईयों की दवा हूं, मुझसे ठीक हो जाएगी। और उसने रजब को फिर से धमकी दी। अब ठाकुर ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सर चूर कर देता हूँ, वो कसाई मेरी शरण में आया था। अब दोस्तों, ये बातें सुन के लाठी वाला गाड़ी से नीचे आ गया।
इसके बाद में ठाकुर ने कहा कि सब लोग अपने अपने घरों में जाओ, राहगीरों को यानी कि जो कसाई और उसकी पत्नी को परेशान मत करो। इसके बाद में ठाकुर गाड़ी वाले से बोला, जा रे, चला ले गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा देना, तभी लौट कर आना, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। और तुम दोनों ने कहीं पर भी इस बात की चर्चा करी तो भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर ठाकुर धमकी दे रहा है रजब और उसकी पत्नी को। देखो, गांव वाले नहीं जानते कि ठाकुर एक लुटेरा है, तो इसलिए धमकी दे रहा है कि किसी को मत बता देना कि मैं ये काम करता हूँ, नहीं तो मैं तुम दोनों को जला के राख कर दूंगा। दोस्तों, गाड़ी वाला गाड़ी को लेके आगे बढ़ गया। इसके बाद में ठाकुर का एक आदमी जो गाड़ी के ऊपर भी चढ़ा था और रजब के ऊपर उसने लाठी को ताना था, वो बहुत दुखी हो रहा है और दुखी भरी आवाज़ में उसने कहा, हाँ दाऊ जी, आगे से कभी आपके साथ में नहीं आऊँगा मैं। दाऊ जी ने कहा, मत आना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ धात नहीं करता, शरणागत को धोखा नहीं देता। इस बात को गांठ बांध लेना, अच्छे से याद कर लेना ये बात। दोस्तों, बुंदेला एक वंश था। ये लोग राजपूत योद्धा हुआ करते थे जिन्होंने बुंदेलखंड के ऊपर शासन किया था। चलो, आपकी हिस्ट्री की भी क्लास हो गई हिंदी के साथ साथ। तो ठाकुर आखिर में यही कहता है कि मैं बुंदेला हूँ, और बुंदेला कभी भी शरणागत को, शरणागत यानी जिन्होंने शरण ली हो, शेल्टर लिया हो, उनको धोखा नहीं देते। और इसी के साथ में आपकी कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ऐसे हिंदी के बाकी सारे चैप्टर्स को देखना है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करो, सारे चैप्टर्स आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में मिल जाएंगे। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।